चलिए, तो आज का टॉपिक हम चलते हैं लिंकेज, सहलग्नता। ठीक है, तो सहलग्नता के लिए आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, जीन्स के बारे में। ये जीन्स है क्या? ठीक है, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। ठीक है, तो इस गुणसूत्र में होता है जीन्स। क्या बोल सकते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन्स क्या है बोलेंगे तो अनुवांशिकता क्या है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं जीन्स। ठीक है, अब ये गुणसूत्र में जीन्स होते हैं तो जीनों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, दो जीन्स मतलब ये जोड़ी में है, ये साथ साथ हैं, दो जीन्स है। ठीक है, सहलग्नता का परिभाषा मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसको अगर आप समझ गए तो परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कि ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र में एक जीन, दो जीन एक्चुअली एग्जाम्पल करें। ठीक है, दो जीन है। अब जीन्स है तो यहाँ पर होती है, पहली क्रिया कौन सी होती है? युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन मतलब गैमेट्स का निर्माण, और गैमेट्स का संलयन होता है तभी तो यहाँ पर संतति उत्पन्न होती है। गैमेट्स का संलयन होता है, मैथुन होता है, तभी यहाँ पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है अपने को। ठीक है, कहा जाए संतानें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र में कौन है? जीन्स। जीन्स है, जब युग्मक जनन की क्रिया होती है ना, तो ये दो जीन्स है ना, ये दो जीन्स एक ही साथ जाते हैं, युग्मक में एक ही साथ जाते हैं, और उस युग्मक से पूरे संतति में प्रवेश करते हैं। मतलब कहा जाए कि ये अपना साथ नहीं छोड़ रहा है। मतलब कौन साथ नहीं छोड़ रहा है? ये जीन्स है वो। ठीक है, मतलब यहाँ से युग्मक जनन के क्रम में एक युग्मक में प्रवेश करते हैं, एक ही युग्मक में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के पश्चात साथ साथ ही वंशागत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ये अपना दोनों कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। ये सहलग्नता है एकदम नॉर्मल भाषा में। ठीक है, अब परिभाषिक तौर पर देखें तो कि जब एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ साथ रहने, ये दो जीन है भाई, साथ साथ हैं दोनों जीन्स। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पर होती है अर्धसूत्रीभान। जब युग्मक का निर्माण होता है तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अर्धसूत्रीभान होती है, लेकिन अर्धसूत्रीभान में गुणसूत्रों की संख्या आधी जाती है। इसके हिसाब से इसको अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, इसीलिए यही इसका नाम सहलग्नता पड़ा ना। ठीक है, तो जब एक गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ साथ रहने, ये जीन है, ये दो जीन हैं, जीनों के साथ साथ रहने तथा युग्मक जनन के क्रम में, यहाँ पर युग्मक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, युग्मक जनन के क्रम में एक ही युग्मक में प्रवेश कर साथ साथ वंशानुगत होने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। साथ साथ वंशानुगत होते हैं। तो एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है, जीनों के साथ साथ रहने तथा युग्मक जनन के क्रम में एक ही युग्मक में प्रवेश कर साथ साथ वंशानुगत होने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो कि जीनों के साथ साथ रहने तथा युग्मक जनन के क्रम में एक ही युग्मक में प्रवेश कर साथ साथ वंशानुगत होने की क्रिया सहलग्नता कहलाती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ये इनको अलग अलग यानी कि अलग अलग अपना सहलग्नता का परिभाषा दिया है। जैसे कि एक होता है मार्गन। ठीक है, TS मार्गन था, उसने सहलग्नता के बारे में अलग अलग तरीके से बताया कि सहलग्नता क्या है। ठीक है, तो मार्गन ने कहा कि एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हैं। संयोजन मतलब जुड़े हुए रहते हैं, मौलिक संयोजन में रहते हैं, मौलिक संयोजन में रहते हैं, और एक ही युग्मक में एक साथ प्रवेश करते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये किसके अनुसार है? मार्गन, वैज्ञानिक मार्गन
ठीक है। ये परिभाषा अगर चाहते हो तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा डाल के बगल में लिख सकते हो, लेकिन इतना में चल जाएगा। ये इसका परिभाषा है सहलग्नता क्या है, ठीक है। तो एक गुणसूत्र पर स्थित, एक गुणसूत्र पर स्थित जिनों के साथ साथ रहने तथा युग्मक जनन के क्रम में एक ही युग्मक प्रवेश कर साथ साथ वंशानुगत होने की प्रक्रिया या क्रिया सहलग्नता कहलाती है। मार्ग अनुसार देखें तो एक गुणसूत्र पर स्थित, यही वाला पॉइंट है। फिर एक गुणसूत्र पर इस उपस्थित जिन्स, ये जिन्स है जिसमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हैं, मतलब एक साथ जुड़े रहते हैं, मौलिक संयोजन में रहते हैं और एक ही युग्मक में एक साथ प्रवेश करते हैं। बस इतना ही बोला गया है इसमें भी, ठीक है। ये आप परिभाषा पूरा लिख सकते हो या तो यहाँ तक आप चल जाएगा, ठीक है। आगे आता है सहलग्नता की कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से होते हैं सहलग्नता, है ना। तो सहलग्नता को देखें, उसका वर्गीकरण करें, ठीक है। सहलग्नता का वर्गीकरण करते हैं तो सहलग्नता हमको दो तरह से मिलती है, ठीक है। एक पहला आता है आपका पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता, और दूसरा आता है अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता, ठीक है। अपूर्ण संलग्नता, और हमने यह पढ़ा है कि जो संलग्न जिन्स होते हैं वो साथ साथ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, युग्मक में, वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, संतति में पहुँचते हैं, ठीक है। जो तो हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं ना। लेकिन किस में अधूरे रूप से पहुँचता है, किसी में पूर्ण रूप से पहुँचता है, ठीक है। मतलब कहा जाए अपूर्ण संलग्नता मतलब सीधी बात यह है कि जब जो जिन्स है वो अलग अलग हो जाए। पूर्ण मतलब क्या होता है, अलग अलग ना हो, संभावना ना हो, ठीक है। तो पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पूर्ण सहलग्नता पहले चलते हैं ना, है ना। जब अब यहीं पर भी शुरुआत होती है कि एक गुणसूत्र में स्थित, एक गुणसूत्र में स्थित, एक गुणसूत्र में स्थित, गुणसूत्र में कौन स्थित है, जिन्स, ठीक है। तो एक गुणसूत्र में स्थित जिन्स है, उस जिन्स का वंशानुगति के समय या वंशागति के समय, वंशागति के समय, ठीक है, अलग अलग होने की संभावना बिल्कुल ना, वंशागति के समय अलग होने की संभावना, अलग अलग होने की संभावना, अलग अलग होने की संभावना। एक गुणसूत्र, यही बोल रहा हूँ मैं, जो परिभाषा बोल रहा हूँ, यह एक गुणसूत्र में स्थित जिन्स वंशागति के समय, एक गुणसूत्र में उपस्थित जिन्स का वंशागति के समय अलग अलग होने की संभावना बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। एकदम सिंपल भाषा बता रहा हूँ, ठीक है। कि एक गुणसूत्र में स्थित जिन्स का वंशागति के समय, वंशागति मतलब क्या होता है कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाना, वंशागति के समय अलग अलग होने की संभावना बिल्कुल ना हो, ठीक। वे हमेशा एक साथ ही रहे, वे हमेशा क्या रहे, वे हमेशा एक साथ ही रहे, साथ ही रहे, ठीक है। तो इस सहलग्नता को, तो इस सहलग्नता को, इस सहलग्नता को हम क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण सहलग्नता की बात क्या आता है कि इसको उदाहरण दीजिएगा, ठीक है। ये एक मेन टॉपिक बनता है, बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूर्ण सहलग्नता क्या, किसमें पूर्ण सहलग्नता होता है, तो ड्रोसोफिला, ये मक्खी है, ड्रोसोफिला भी बोलते हैं इसको, ड्रोसो नहीं बोल सकते हैं, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता को समझाइए करके। लेकिन मैं यहाँ यहीं पर ही बता सकता हूँ ड्रोसोफिला को, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग परिभाषा देते हैं अपूर्ण सहलग्नता का, ठीक है। अपूर्ण सहलग्नता क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूर्ण सहलग्नता क्या है और ड्रोसोफिला में पूर्ण सहलग्नता को समझाइए, इसके नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता क्या है, इसको उल्टा लिख दीजिए पूरा, ठीक है। एक तरह से केवल संभावना लिख देना, ठीक है। एक गुणसूत्र में स्थित जिन्स का वंशागति के समय अलग अलग होने की संभावना हो, संभावना रहती है, इसे अपूर्ण सहलग्नता पाई जाते हैं, ठीक है। समझ आया, मतलब जब अर्थसूत्री भान होती है ना तब होती है, इसको और लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास कि एक गुणसूत्र में स्थित जिन्स का, यही लिखोगे, वंशागति के समय अलग अलग होने की संभावनाएं
इसको हटा दीजिएगा बिल्कुल को, ठीक है। अलग अलग होने की संभावना है, बिल्कुल ना को हटा दीजिएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र में स्थित जीन्स का वंशागति के समय अलग अलग होने की संभावनाएं हो, ठीक है, अलग अलग होने की संभावनाएं रहती है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अलग अलग होने की संभावना रहती है तो उसे अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये किसके ऊपर उदाहरण देंगे, हम लोग मक्का के ऊपर देंगे, ठीक है। मक्का में अपूर्ण संलग्नता, ठीक है। ये पुस्तक केवल मेन टॉपिक ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता। या तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अपूर्ण संलग्नता क्या है, समझाइए। मक्का में अपूर्ण संलग्नता को समझाइए। या तो यही अकेला क्वेश्चन बन सकता है, ड्रोसोफिला में संलग्नता समझाइए या मक्का में अपूर्ण संलग्नता को समझाइए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता, ठीक है। यहाँ पर मैं पूर्ण संलग्नता का भी परिभाषा दूंगा, हो सकता है, ठीक है, ओके, गुड।